नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसीएच में। और आज एक बार फिर एक ऐसी घटना हुई जिस पर आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। कांग्रेस की खाते से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए गए थे, उसके ढेर सारे खाते फ्रीज कर दिए गए थे और उसके बाद हुआ ये कि आज फिर एक नोटिस भेज दिया गया और अच्छा खासा बड़ा नोटिस भेजा गया है। लगभग मुझे लगता है कि हाँ, 1700 लगभग करोड़। 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। 1700 करोड़ रुपए। एक तरफ लगातार चुनावी बांड घोटाले की नई नई चीजें खुल रही हैं। डिटेल में बताएंगे अशोक जी। एयरटेल को लेके जो खुलासा हुआ है कि जिस समय तकरीबन 150 सांसद हमारे निलंबित थे, उस समय जल्दी जल्दी में एक बिल पास कराया गया ताकि एयरटेल को फायदा हो सके। और उसके साथ ही हमने देखा कि एयरटेल ने एक अच्छा खासा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दिया। कल केजरीवाल जी ने जिस तरह से कोर्ट में बोला है, भले उनको जमानत मिली ना मिली, भले 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई, लेकिन वो सवालात बहुत बड़े बन के आ गए। और इन सबके बीच में एक खबर आ गई मुख्तार अंसारी की, ताकि बाकी सारी खबरें दब सकें। ये सारा खेल जो चल रहा है, इसको डिटेल में समझेंगे अशोक जी से। अशोक जी, हर बार की तरह आपका स्वागत करते हुए पहला मैं बिना किसी सवाल के शुरुआत कर रहा हूं कि ये जो पूरे हालात बन रहे हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? ये हालात इस बात को रेखांकित करते हैं अशोक जी कि भाजपा अब अपने एजेंडे को लेके ही दिवालियापन की ओर है। उनके यहाँ उम्मीदवारों का तो दिवालियापन दिख रहा था एक जब सेकंड के लिए एक्ट्रेस। टोक रहा हूं। आपने आपने शिकायत की कि मैं टोक नहीं रहा हूं, तो शुरुआत में ही टोक दे रहा हूं, पहली और आखिरी बार। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दुकान पे था, मुझे वाटर प्योरीफायर खरीदना था और उस दुकान पे वो न्यूज चल रही थी। तो उसने कहा, सर हम तो खानदानी जनसंघी रहे हैं, प्योर भाजपाई रहे हैं, लेकिन अब ना अति हो रही है। बस ये पॉइंट आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब आपके लिए। मैंने वही कहा, अति अति का ही ये है कि ये इतनी अति हो गई कि पार्टी में बैंक्रप्सी आई उम्मीदवारों को। आपको कंगना राणावत से लेके पठान तक, क्रिकेटर से लेके एक्ट्रेस तक डिपेंड होना पड़ रहा है। उनका एक जो साथी है महाराष्ट्र में, जो एकनाथ जी जो शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने पार्टी में गोविंदा को ले लिया। मतलब आप समझ लीजिए अब क्या अखियों से गोली मारे, यही होने वाला है लोकसभा चुनाव। तो कुल मिलाकर ये बैंक्रप्सी वहां है। दूसरी बैंक्रप्सी आपके एजेंडे में है। आप जो बोल रहे हो उस पे विश्वास किसी का नहीं। विश्वास रखने लायक आपने काम नहीं किया। जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चीजें चल रही है कि हमने धुआं रहित चूल्हा, मतलब महिलाओं के आंखों से ये कर दिया, 370 रामलला को लाया, ये बोल बोल के लोगों को अब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। होता क्या है अशोक जी, ये बातें आप विदेश में कहिए, लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन जिस देश में लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, महंगाई की मार से प्रताड़ित है, बेरोजगारी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। अब उस महिलाओं को यदि आप कहोगे कि देखो तुम्हारे घर में हमने गैस भिजवा दिया, वो महिला मनी मन में गाली देती है। आपने गैस सिलेंडर भेज दिया, चूल्हा भेज दिया, 1 महीना रह दिया। अब आप मुझे बताइए, 700 रुपए का सिलेंडर कौन खरीदेगा? हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे जिसको हम बोलते हैं, वो 2,500 रुपए महीने की इनकम जिसकी है, वो गरीबी रेखा के नीचे। यदि 700 रुपए का सिलेंडर लेना है तो आपको 1/3 आपकी इनकम का सिर्फ गैस सिलेंडर पे देना पड़ेगा। वो कहां पॉसिबल है? कौन देगा? 700 रुपए का सिलेंडर वो लेने की औकात ही नहीं, तो सिलेंडर खाली पड़े हैं। आपने कहा कि हम महिलाओं को बाथरूम, मतलब बाथरूम बनाए, कोई महिला बाहर जाती नहीं है, लेकिन आए दिन खबरें छपती है कि महिला शौच के लिए गई और उसके साथ व्यभिचार हो गया। तो महिला क्या फैशन के लिए जाती है क्या? 370 हमने कश्मीर में कर दिया। क्या कर दिया 370? 370 आपसे ज्यादा किसने अच्छा एक्सप्लेन किया होगा? 370 ढकोसला था। जो ओरिजिनल 370 था, कांग्रेस की सरकारों ने उसको वैसे ही खाली कर दिया था। बिल्कुल। अब एक लैंड एक्विजिशन वाला मामला 370 में बचा था, वो तो हिमाचल गवर्नमेंट ने भी कर दिया, उत्तराखंड ने भी कर दिया। हमारे यहां बाहर के लोग नहीं खरीद सकते जमीन। बस वही एक 370 था। प्रधानमंत्री 370 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री, बीजेपी, सारे लोग, एनडीए का कुनबा इस बात को क्यों नहीं बात करते हैं कि 370 हटाने के बाद कितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में है, कितना एम्प्लॉयमेंट वहां हुआ। कितने कश्मीरी पंडित आतंकी बैठे? गतिविधियां इतनी हैं कि टारगेटेड किलिंग हो रहा है। हर तीसरे दिन आता है कि 4-4, 8-8 दिन तक फायरिंग होती है। फिर आप आतंकियों को मारते हो। अब आप कहते हो 3 को ढेर किया, 5 शहीद हुए। ये स्कोर आपको, आपका मैथमेटिक्स इतना वीक है, आपको ये नहीं पता कि 3 लोगों के चक्कर में हम 5 घर में डेड बॉडी आई है। अरे पाकिस्तानी की मैं बोलता हूं, मेरे दुश्मन के 150 शहीद हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता जी।
लेकिन अशोक जी, मेरे गांव में, मेरे इस देश में एक भी तिरंगे में लटके लाश आती है तो पूरा गांव स्तब्ध हो जाता है, एक परिवार बर्बाद हो जाता है। इन्हें क्या मालूम शहादत, गुजरात से कितने लोगों ने शहादत दी, इनको पता भी है आर्मी की शहादत क्या होती है। उन किसान के परिवार को पूछो कि जिसका बेटा खोया है, उसके बाद वो फिर बुआई पे लगता है, ये भूल के कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, अब मैं उसका क्या करूं, फिर लगता है काम पे, क्योंकि उसने अपने बेटे से ज्यादा 143 करोड़ लोगों की चिंता है। क्या हुआ 370 से, क्या हुआ बताए सरकार। लेट द गवर्नमेंट कम आउट विद द फिगर्स एंड फैक्ट्स। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 370? राम लला आए तो ठीक है, राम राज्य स्थापित होना चाहिए था। राम लला आने के बाद यदि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीजेपी के पदाधिकारी रावण बन के, रावण बोलना भी शर्म आती है, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया था, व्यभिचार नहीं किया था। बिल्कुल। इन बीजेपी के नेताओं ने उन लड़की का व्यभिचार किया और उसके बाद वो बीजेपी के मध्य प्रदेश के चुनाव में चले गए। तो रामलला क्या कर रहे हैं उस मंदिर में? सनातनी हूं सर, पूजा करा बगैर घर से निकलता नहीं हूं। लोग मुझे अंधविश्वासी कहे, कुछ कहे, मुझे हिंदू होने में गर्व है और मैं बाकायदा मेरे हर देवताओं की पूजता हूं, लेकिन मेरे देवता यहां है, दिल में है। मेरे देवता इनके जैसे मंदिर के मोहताज नहीं। रामलला लाए हैं, उसको ले आएंगे। अरे तुम क्या रामलला को लाओगे? तुम इस देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसका सोल्यूशन नहीं ला पाए और तुम रामलला को लेके आओगे। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम क्या है? जमीन जो ली है चाइना ने, वो वापस नहीं ले पाए आप। नो मैन्स लैंड सारी अपने भारत के गोचर में आ गई, और जो नो मैन लैंड थी वो चाइना की हो गई। सिक्किम के लोग आज गाय भैंस चराने के लिए परेशान हैं। इसका जवाब कौन देगा? मातृशक्ति, देव शक्ति। अरे क्या मातृशक्ति की बात करते हो? इनका अधिकार नहीं, इनको नैतिक अधिकार नहीं इनको मातृशक्ति शब्द उच्चारने का। तो ये खोखले हैं, इनके पास इशू नहीं है, ये स्वयं जानते हैं। अशोक जी, ये जो बोल रहे हैं ये यथार्थ के धरातल पे नहीं। जब झूठ बोल रहे हैं तो फिर इन सारी चीजों को कामोफ्लेज करने के लिए, खासकर ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला आया और रोज जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे इनका भ्रष्टतम चेहरा लोगों के सामने आया। उसको दबाने के लिए कभी अंसारी का मामला होता है तो कभी कौन सा मामला हो जाता है। तो ये चीजें तो वो लगातार करते रहेंगे, क्योंकि दिवालियापन है विचारों में, रोड मैप में। क्योंकि इनका जो 2014 का दिया हुआ रोड मैप इतना बर्बाद हो गया। आदमी किसी से प्रोडक्ट खरीदता है, यदि हम किसी से कपड़ा खरीदते तो बोलता है साहब ये 2 साल तक फटेगा नहीं, और 15 दिन में फट गया तो आदमी उस दुकान के पास फिर जाता नहीं। 2014 में जो इन्होंने रोड मैप दिया था, उस रोड मैप से 2014 का एजेंडा कहां लगाया इन्होंने बताए। 2014 का घोषणा पत्र में से कितना काम किया? 2019 छोड़िए, उनको 65 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए। उनको 65 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए। दिए 60 महीने में और गुड़ गोबर किया। फिर उसको लिपापोती करने के लिए मुझे और 5 साल चाहिए, वो भी दिए। 5 साल में क्या हो गया? 2 लाख रुपए से कर्जा हो गया, रुपए की कीमत 83 रुपए पे आ गई। जो 65 रुपए पे आपको तकलीफ हो रही थी, 83 रुपए पे आप इतना रहे हो। देश में व्यभिचार बढ़ गया। ईडी जो संस्थाएं थी वो सब बर्बाद हो गई, स्वायत्त संस्थाएं। इलेक्शन कमीशन से लेके ईडी, सीबीआई सब पमीरियन बना के रख दिया आपने। और सर्वोच्च न्यायालय जो एक आशा बची हुई है, तो 600 लोगों को खड़ा करके पत्र लिखवाते हो, उसको आप एंडोर्स करते हो। कौन है ये 600 लोग भाई? इन 600 लोगों में ज्यादातर लोग वो है जो सरकार से पैसा लेते हैं सरकार की पैरवी करने के लिए। ये दबाव की बात करेंगे अशोक जी? अरे उसमें तो एक ऐसा सिग्नेटरी है कि जिसने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के डिटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए, आप अपने विशेष अधिकार को। तो सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर कौन ला रहा है? जो प्रेशर ला रहा है राष्ट्रपति को पत्र लिख के, वो फिर से पत्र लिख रहा है। मतलब बेशरम पने की हद हो गई भाई। कितना मूर्ख समझोगे देश को?
और सर्वोच्च उसको न्यायालय को प्रधानमंत्री प्रेशर, बाकायदा इंडोर्स करते हैं, उस पत्र को प्रधानमंत्री ने नहीं नहीं, बाकायदा इंडोर्स किया। प्रधानमंत्री जी ने तो सब कुछ बेच दिया। मतलब सब प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, लाज, शर्म, लिहाज, नैतिकता, ये शब्द प्रधानमंत्री जी के कोश में नहीं है, शब्दकोश में। जो इंसान, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि ये 2G स्कैम, 3G स्कैम, जो बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, उसके चलते ये सारे स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था ना। बिल्कुल। क्यों आपने एयरटेल के दबाव में आके, तब तो रिलायंस ने भी एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, उसका एक ओपिनियन भी दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, इसलिए ऑक्शन होना चाहिए। कीमत लगाएगा, बोली लगाएगा, वो आदमी काम करेगा। आपने एयरटेल को खुश करने के लिए या एयरटेल से सौदा करके आपने अलॉटमेंट किया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आपने कानून बनाया। सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर कौन ला रहा है? दिल्ली सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके अधिकार होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला तो आपने एक नया कानून बनाया, एलजी को सारे अधिकार दिए। सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर कौन ला रहा है? बिल्कुल। जब चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति कैसी होगी, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी। आपने कानून बना के उस व्यवस्था को धज्जियां उड़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर कौन ला रहा है? जो प्रेशर ला रहा है वही कर रहा है। स्कूल में बच्चों अगर से आपने देखा होगा, बहुत घटिया उदाहरण है, आपके चैनल के लायक नहीं देने के लिए कि मेरे पास अब दूसरा सूझ नहीं रहा है। जब बच्चे रहते हैं स्कूल में तो एक हाथ का पेट खराब हो जाता है, तो गैस लीक हो जाती है, तो जो गैस लीक करता है वो जोर से चिल्लाता है, और किसने किया, किसने किया, किसने किया, किसने किया। जी, ये ऐसी ही चिल्लाहट है। सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर, सर्व, अरे भाई, प्रेशर लाने वाले तुम, और इतनी चिंता है आपको, तो सर्वोच्च न्यायालय को पत्र आपने तब क्यों नहीं लिखा कि एक हाईकोर्ट का जज लगातार ममता के खिलाफ निर्णय देता है और एक दिन इस्तीफा देके दूसरे दिन चुनाव लड़ता है? क्या ये बीजेपी का स्लीपर सेल था न्यायपालिका में? ऐसे जजों के निर्णय की व्याख्या फिर से की जाए, ऐसा पत्र लिखने में शर्म आ रही थी। ये तथाकथित बड़े लोग हैं, अपने आप को वकील कहते हैं। गोदी मीडिया सुना था मैंने, अब हर सेक्टर में गोदी हो गया। गोदी जुडिशरी, बताओ, हास्यास्पद है। और मुझे गर्व है जी, मुझे अभी भी लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभी किसी के प्रेशर में नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए कोलिजियम के सजेशन को, जजों को क्यों सरकार महीनों लगाती है? क्यों सर्वोच्च न्यायालय के बार बार प्रेशर लाना पड़ता है सरकार पे? सरकार कोलिजियम के नाम क्लियर करने में देरी करके प्रेशर लाती है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल के प्रेशर लाती है, और ये कहते हैं कि सरकार, कांग्रेस प्रेशर लाती है। अरे बाप रे! और मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कह दे अभी एक बार दिल से कि कांग्रेस जुडिशरी पे प्रेशर ला रही है। माने कांग्रेस की ये ताकत है कि जुडिशरी पे प्रेशर लाती है, माने ताकतवर पार्टी है कांग्रेस। जब चुनाव में बात करते हो कि कांग्रेस तो नकारा पार्टी है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। जो पार्टी खत्म हो चुकी है वो जुडिशरी पे प्रेशर कैसे लगाएगी? अरे अपने ही बोलने पे कितना कॉन्ट्रिब्यूट करोगे भाई? कम से कम कल क्या बोला इसको तो याद रखा करो। मैं 14 की और 19 की तो बात ही नहीं करता। भाषण की शुरुआत में जो कहते हो वो एंड में तक तो उस पर बने रहो। अशोक जी, अगर मुद्दे पे लौटे एक बार फिर से, स्पेसिफिक 1823 करोड़ का है, अभी मैंने चेक किया, 1823 करोड़ की नोटिस दी गई है, जब इलेक्शन में अब महीना भर रह गया है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जितने नेताओं को ईडी का डर दिखाना था उनको अपने साथ ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल खोला है, भ्रष्ट नेताओं का सेल, और झाड़ू भले ही अरविंद केजरीवाल का चिन्ह हो, चुनाव चिन्ह, उसका उपयोग बीजेपी ने किया। सारे राजनीतिक दलों पे झाड़ू फेर दिया, सारे भ्रष्ट इकट्ठा किए और अपने पार्टी में एक सेल बना के उनको जगह दे दी। तो कई एक बहुत बड़े एक महाराष्ट्र का राजनीतिक दल है, उसके सुप्रीमो से जब मेरी ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये लोग सब चले गए, तो उन्होंने कहा कि चलो सफाई हुई। हमें लोग सबसे करप्ट कहते थे, अब मेरे यहाँ करप्ट कोई बचा नहीं, सब ईडी सीबीआई वाले चले गए। कम से कम अब इस बात का सुकून है कि हम सब क्लीन लोग हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको कांग्रेस में जो बाकी बचा हुआ लॉट है उसको तो आप छेड़ नहीं पा रहे हो।
तो अब कांग्रेस को आप कैसा करो? तो चुनाव में पैसा तो लगता है, ऐसा तो नहीं बिना पैसे का चुनाव होता है। बिल्कुल। और चुनाव में पैसा लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं, अशोक जी ना, आप कह रहे हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री ने मंत्री। कहा, उनने कहा कि मुझे चुनाव में टिकट ऑफर हुआ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए नहीं लड़ रही हूं। तो चुनाव में पैसा चाहिए। बीजेपी तो दिवालिया हो गई है, इसलिए वो वित्त मंत्री को पैसा नहीं दे पा रही है। मैं आपके भी प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूं, वित्त मंत्री को 25,000 रुपए तो मैं दे ही दूंगा, जो फॉर्म भरने के लिए लगता है वो डिपॉजिट मैं दे दूंगा। और वित्त मंत्री की तरफ से मैं एक अपील भी जारी करूंगा, यदि उन्होंने परमिशन दी तो मैं 2-4 करोड़ रुपए तो इकट्ठा उनके, मतलब उनके चुनाव लड़ने के लिए लोग दे देंगे, ऐसा मुझे लगता है। सोशल मीडिया पे अपील करेंगे तो क्राउड फंडिंग हो सकता है। तो जो पार्टी अभी कांग्रेस है, जिसका फंड लीगल फंड है, मैं ये नहीं बोलता कांग्रेस दूध की धुली है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड में वो भी हमा में नंगी है, लेकिन फिर उनको इनकम टैक्स की नोटिस दो, अकाउंट फ्रीज करो। ये अकाउंट फ्रीज का काम मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी के साथ चुनाव तक चलेगा। 4 जून के बाद ये अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा। आपको चुनाव के तक बाहर रखना है। केजरीवाल को अंदर तब तक रखना है जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद ईडी भी बोल देगी नहीं, अभी कोई मतलब नहीं। ईडी तो इतनी बेशरम, ईडी और सीबीआई जैसे बेशरम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रफुल्ल पटेल को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्जर में खूब लताड़ा, और मैं नहीं बोलता हूं कि इसमें कुछ हुआ नहीं। जो कंपनी घाटे में थी, जो पायलट अपने पास नहीं है, ऐसे फ्लाइट आपने, ऐसे प्लेन बोइंग 777 और बोइंग 737 आपने लीज पे लिए, और 10 विमान ग्राउंड में पड़े रहे, 840 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। क्या इसमें वो दिलीप तलवार नाम का कोई, दीपक तलवार नाम का कोई आदमी था, उसका खेल था? उसको एक्सट्रेडिट किया, उसको दुबई से उठा के लाए, फिर उसके बाद प्रफुल्ल पटेल का प्रॉपर्टी जब्त हो गई। जिस फ्लैट में वो रह रहे, वो कोर्ट के परमिशन से रह रहे हैं। इकबाल मिर्ची के साथ उनके संबंध जोड़े गए, और फिर प्रफुल्ल पटेल को लगा कि नहीं, अभी गंगा नहाना है, बहुत पाप हो गए। उनने गंगोत्री बीजेपी की में डुबकी लगा दी, वो एनडीए के साथ हो गए। आज सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने की परमिशन मांगी। 15 अप्रैल को राउज एवेन्यू के सीबीआई कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो। उनके अनुसार एआई, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर के बाद जो भ्रष्टाचार की बातें हुई, वो हुई नहीं। प्रफुल्ल पटेल बिल्कुल देश प्रेमी है, देशभक्त है, उन्होंने देश प्रेम और विकास का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम स्पोक्स पर्सन को, उन तमाम मीडिया के लोगों को जो इस केस को उछाल उछाल के यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के रूप में रेखांकित करते थे, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हमने हेमंत विश्व शर्मा को करप्ट कहा, 1 सप्ताह अधिवेशन नहीं चलने दिया। हम माफी मांगते हैं देश से। हम माफी मांगते हैं कि हमने अजित पवार को भ्रष्ट कहा, नारायण राणे को भ्रष्ट कहा, छगन भुजबल को भ्रष्ट कहा। छगन भुजबल। इनसे बड़े देश प्रेमी नहीं थे, देश सेवक नहीं थे। ये विकास के द्योतक है, इसके लिए हमें माफी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल के लिए आज माफी मांगनी चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने प्रफुल्ल जी को कहा। प्रफुल्ल जी बड़े पाक साफ है। अशोक जी, 2 ही बातें हो सकती है ना, या तो वो तब झूठ बोला होगा या अब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई ना कोई एक तो होगा। अब इतना या मूर्ख तो वो मत समझना करप्ट थे या हमको। नहीं थे। बिल्कुल। नहीं थे। जब नहीं थे तो आपने क्यों कहा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, जेल भेज रहा हूं इनको? तो अरे बाप का राज है, किसी को भी जेल भेज दोगे? देश में संविधान नहीं है। ऐसा कैसा कह दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग में जेल भेज दूंगा? देवेंद्र फडणवीस चला रहे थे क्या देश? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मालूम है इसमें करप्शन हुआ। पूरी बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गए थे। अब दादा कैसे हैं? दादा आपने आने में बहुत देर कर दी, अब दादा हो गए। या तो तब देवेंद्र फडणवीस गलत थे या आज गलत है। एक किसी गलती के लिए माफी तो मांगनी चाहिए। यदि आप में इंसानियत और आप में नैतिकता नाम की कोई चीज हो, और अभी अनैतिक आदमी आप इंसान हो, तो फिर आपसे माफी की अपेक्षा ही नहीं। रावण से किस बात की अपेक्षा माफी की? सही बात है। राम यदि बनोगे
तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। और रावण हो तो घोषित करो, मामला ही खत्म, ना हम बोलेंगे ना आप बोलेंगे। सवाल वो है। इसलिए कांग्रेस को 1800 करोड़ की नोटिस, अब ये 1800 करोड़ पे और बाकी बचे हुए अकाउंट भी फ्रीज होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस को ये पैसे पैसे के लिए मोहताज करेंगे। फिर चुनाव क्योंकि कैसे इनको लड़ेगी कांग्रेस, कांग्रेस? बिना पैसे के तो चुनाव होगा नहीं। नहीं वही तो, जनता को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये जनता के बीच में कांग्रेस को लेके जाना पड़ेगा। अशोक जी देखिए, हम पत्रकार हैं, हम कमेंट कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, भाष्य कर सकते हैं। जनता तक, आम जनता तक बात पहुंचाने का काम विपक्ष का है। विपक्ष को यह बताना होगा कि कैसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनका मुखौटा उतारना पड़ेगा, और ये भ्रष्टतम मुखौटा इनका जो है लोगों के सामने लाना होगा। ये चुनाव लड़ने में इतने डरपोक है कि ये अपनी लाइन लंबी करने के बजाय दूसरे की लाइन छोटी करते, सामने वाले पहलवान को नशे की दवाई पिला के ये उससे कुश्ती लड़ते हैं। इनकी औकात ही नहीं बराबर के बलन के, अपने बलन के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने की, क्योंकि इनको मालूम है इनको 2 मिनट में आसमान दिखा देगा वो, क्योंकि इनको अपना खोखलापन मालूम है। सिर्फ 56 इंच का सीना होने से काम नहीं होता, उसमें दिल भी चाहिए, मजबूत दिल। डरपोक दिल होता है तो वो किसी को ईडी कर घेर, किसी को सीबीआई कर, किसी का अकाउंट फ्रीज कर, वो यही होता है, बदनाम करने का प्रयास है ये। एक नरेशन बिल्डअप किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। एक नरेशन क्रिएट किया गया, 500 करोड़ का एफिडेविट, और बताइए 500 करोड़ का एफिडेविट पे ईडी ने प्रेस रिलीज दिया बिना इन्वेस्टिगेट करे। कल मैं ईडी को यदि कहूं कि मैंने इसको पैसे दिए, तो ईडी क्या प्रेस रिलीज जारी करेगा क्या? क्योंकि चुनाव थे छत्तीसगढ़ में। और आगे मैं बता रहा हूं छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। जिस महादेव ऐप के घोटाले पे 500 करोड़ का आरोप लगा, उस महादेव घोटाले का जब एफआईआर दर्ज हो गई वर्तमान सरकार ने, बीजेपी की, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ की। जबकि ईडी ने 72 अधिकारियों के नाम दिए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए शायद फंडिंग की जरूरत पड़ी होगी, उन्हीं अधिकारियों से पैसा लिया होगा। नहीं तो ईडी ने 72 लोगों के नाम देने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ कैसा एफआईआर दर्ज होता है? इस सवाल का जवाब तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। और कौन दे सकता है? तो ये लाल डायरी राजस्थान की, आप मुझे बताइए कहां है लाल डायरी? चुनाव खत्म, डायरी खत्म, चुनाव खत्म, वो नोटिस खत्म, डीफ्रीज हो जाएंगे अकाउंट अगले चुनाव तक। अब बराबर अगले चुनाव में फिर एक बार अकाउंट फ्रीज होंगे। अच्छा, अगर कल जिस तरह से केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर जिस तरह से घेरा है, जो सवाल पूछे हैं, मतलब एकदम अलग तरह का बिहेवियर था, वकील की जगह खुद बोलना, सवाल उठाना, फिर जिसको शराब घोटाले में जिसको गवाह बनाया गया है उसकी तरफ इशारा करना कि उसने भारतीय जनता पार्टी को इतने 55 करोड़ रुपए का बांड खरीदा है, इलेक्टोरल बांड खरीदा है, या ऐसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए दिए हैं। तो रिमांड तो उनको नहीं मिली, रिमांड तो उनकी मिल गई, 7 दिन की रिमांड कर दी गई, लेकिन वो जो पूरा खेल उन्होंने अंदर किया, मैं खेल ही, जब राजनीतिक कोई काम करता है मैं खेल ही उसके लिए उपयोग करता हूं। आपको क्या लगता है दिल्ली में उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो देखिए अशोक जी, इंटरेस्टिंग था, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कदम था वो। मैं अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का एकलव्य मानता हूं। ये थोड़ा आगे है 2 फीट। यदि तुम नौटंकी का मंचन करते हो तो रामलीला का मंचन ये भी करते हैं। इन्होंने कुल बहस करके ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए, क्योंकि ये बात कोर्ट के सामने रिलेवेंट नहीं होती। उसका कारण है, कोर्ट जब जिस पॉइंट पे बात करता है उसी पॉइंट पे बात करता है, आए बाय नहीं करता। तो इनको मालूम था मेरा वकील बात करेगा तो वकील उसी पे बात करेगा जो पॉइंट्स है। तो इन्होंने कहा कि भाई 50 करोड़ का जो दिया है उसको रेड्डी ने, उसका क्या? गवाह बनने के लिए दिया क्या? जेल से जमानत करने के लिए दिया क्या? ईडी फिर उसको भी घेरे। ईडी ने कहा नहीं वो अलग इशू है, लेकिन रिकॉर्ड पे तो चीजें आ गई, पब्लिश तो हो गई, मीडिया में तो आ गई। यही पर्पस था उनका। वो भी जानते थे ईडी
वो कोर्ट की मर्यादा भी जानती है, वो जानते थे कि मुझे रिमांड मिलेगी, और कोर्ट को भी जरा डर ही लग रहा है। उन्होंने 7 दिन का मांगा, उन्होंने 4 दिन का दिया। जी। उन्होंने कहा 13 महीने से मेरा एक आदमी अंदर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरा, तब क्या आपने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेटिंग किया? अब हर टाइम पे आप कहोगे कि मुझे आप गोवा से 4 लोग बुलाए हैं, अब वो हो जाएंगे, फिर 15 दिन का रिमांड मांगोगे, अब हमने गुजरात से एक आदमी को बुलाया है, फिर आप कहोगे कि हमको एक टिम्बकटू से एक आदमी मिल गया, उसका भी कुछ लिंक लग रहा है उसका। आपको बोलने में क्या जाता है? ये न्यायपालिका को देखना है। देखिए मैं अशोक जी, ये पूरा गेम न्यायपालिका के पारे में फेंक रहा हूं। यदि न्यायपालिका को इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है तो लोकतंत्र बचाना होगा। यदि लोकतंत्र नहीं रहा तो ये संविधान बदल देंगे, न्यायपालिका भी पंगु अपने आप को बौनी नजर आएगी, खत्म कर देंगे न्यायपालिका को ये लोग अपना नया संविधान लाके। तो संविधान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र जिंदा होना जरूरी, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए फेयर प्ले होना चाहिए। चुनाव के दौरान एजेंसियों का प्रकोप रोकना चाहिए। आचार संहिता होने के बाद कोई किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो नेता है, ये कोई विजय मल्ल्या नहीं है कि जिन्होंने अपना, आम आदमी पार्टी ने लंदन में अपना ऑलरेडी इतना बड़ा कर लिया कि रात को वो लंदन भाग जाएंगे और वहां चुनाव लड़ेंगे। ये विजय मल्ल्या नहीं है कि यहाँ का साम्राज्य वहां रातों रात बैंक हवाला से पैसा ट्रांसफर कर दिया और वहां साम्राज्य भैया बड़ी अय्याशी से जिंदगी जी रहे हैं। ये नेता है, इसको दिल्ली में ही रहना है, चुनाव दिल्ली में ही लड़ना है, इसे लंदन में चुनाव नहीं लड़ना है। कितने नेता देश से भाग गए अभी बताइए मुझे, क्या रिकॉर्ड है नेताओं का भागने का? अरे एक आदमी जिसकी पार्टी 2-2 राज्यों में सरकार है, तीसरे राज्य में 12% का शेयर लेके बैठा है गुजरातियों के सीने पे, वो क्यों भागेगा? उसकी क्यों रिमांड चाहिए आपको? चुनाव के दौरान उनको चुनाव का प्रचार करने दीजिए, लेटर चुनाव के बाद फिर आप बोलिए कि भाई चुनाव खत्म हो गया, आप आइए। यदि चुनाव के समय सारी एजेंसियां जो सरकार की गोदी एजेंसियां बन गई है, यदि ये एजेंसियां सारे विपक्ष को उठाएगी तो फिर प्रचार कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। एक बार चुनाव अनाउंस हो गए, उसके बाद कोई एजेंसी किसी को अरेस्ट नहीं करेगी। कोई क्राइम केस हो, कोई मर्डर केस हो तो समझ में आता है, ये सब सिविल के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, और इनके भ्रष्टाचार के मामले कौन से अभी तक साबित हुए? भाई आपने एक गृह मंत्री को 13 महीने जेल में रखा, क्या मिला उस गृह मंत्री के पास? आप वो केस कहां है अनिल देशमुख का? अनिल देशमुख वो जमानत पे है, ईडी चुप है, ईडी डेट भी नहीं मांग रही है, क्योंकि ईडी को मालूम है कि वो केस ही नहीं है। आपने एक डर पैदा करना था, 13 महीने एक आदमी को कसाब के सेल में बंद करके ऐसा भय फैलाया कि एनसीपी के बाकी लोग एक लाइन से टूट के बीजेपी के साथ आ गए। वो डर था कि गृह मंत्री को हम 13 महीने अंदर कर सकते, तुम देखो क्या होगा तुम्हारा। और छगन भुजबल पहले जेल में रह के आए थे, तो छगन भुजबल किस्सा सुनाते थे अंदर कितना मच्छर काटते और कितनी तकलीफ होती है, और वो डराने का काम करते थे। बिल्कुल। तो इसका कहीं ना अच्छा, कहीं आपको रोकना होगा। इतने इतने सब के बाद अशोक जी, जितना नॉन लिविंग, इतना सब करने के बाद आपको लगता है कि भाजपा हार सकती है चुनाव? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, हाँ, छोटा क्वेश्चन क्योंकि मैं आपसे देखिए क्या पूछूंगा, है, क्योंकि जितना जब तमाशा मचा दिया गया है उसके बाद। जी। मैं हमेशा कहता हूं कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, जो कहा था। संसद या आवारा यदि हो गई है तो सड़कें सड़कें सुनी नहीं रहेगी। ये चुनाव जनता लड़ेगी। क्या इमरजेंसी के समय भी नहीं का ऐसा मंजर था? आपातकाल के समय भी ऐसा मंजर था? जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर बड़ा परिवर्तन आता है, और मुझे दिल्ली की जनता चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है लगातार, चुनाव दर चुनाव, कम नहीं हुआ है। ये एक वंडर है। जनरली आप हिस्टोरियन हैं, आपने कई इतिहास यदि खंगालेंगे तो आंदोलन से उपजी हुई राजनीतिक दल जो होते हैं, ये 1 या 2 चुनाव के वंडर होते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है कि जो किसी मूवमेंट से खड़ा हो गया, आंदोलन से खड़ा हो कंसोलिडेट गया कर रहा है। और कंसोलिडेट कर गया। सिर्फ एक ही जगह नहीं, ये अपने पैर भी फैला रहा है। 2-2 राज्यों में उसकी सरकार है, जो समाजवादी पार्टी को नहीं हो पाया, जो बहुजन समाजवादी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी उसको नहीं हो पाया। कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट छोड़ के ये तीसरी पार्टी है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। दम लगता है। तो इसको आप लाइटली ले नहीं सकते।
और लोगों को ये भी पता है कि अब भ्रष्टाचार ये इशू नहीं रहा है सर, क्योंकि बीजेपी का भ्रष्ट चेहरा लोगों के सामने आया। आप यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आपका मूल्यांकन आपके मित्रों के अनुसार होता है। सारे भ्रष्टों की जमात में बैठ के आप अपने आप को साफ नहीं कह सकते। भ्रष्टाचारियों के दोस्त ही भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। तो जो अभी भारी मात्रा में, भारी तादाद में भ्रष्टतम नेताओं का जो भरना बीजेपी में हुआ है, उससे तो भाजपा का अपना कैरेक्टर ही खुद खराब हो गया, डाइल्यूट हो गया। पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिफरेंस। हाँ, आज भी पार्टी विद डिफरेंस है वो। डिफरेंस इन व्हाट? पार्टी विद डिफरेंस मतलब करनी और कथनी में जो डिफरेंस है, what you say and what you do, the difference between what you say, what you claim and what you do is बीजेपी। ईमानदारी की बात करके भ्रष्टों को साथ में रखते हो, देश प्रेम की बात करके देश बेच देते हो। यही बात हो रही है। और जब कुछ नहीं मिलता तो राम को बेचते हो, भगवान को बेचते हो। जो राजनीतिक दल भगवान को बेचने लगे, समझ लेना दिवालियापन आ गया है। आदमी सब कुछ बेचता है, अपने भगवान की मूर्ति घर लेके जाता है, घर बेचता है, गाय भैंस बेचता है, खेत बेचता है, और जब कुछ छोड़ के जाता है तो अपने भगवान की मूर्ति साथ में लेके जाता है। वो उसके मरने के साथ ही जाती है। वो भगवान की मूर्ति परंपरा उसके साथ होती है। जो लोग मूर्ति की कीमत भी बेचने लगे तो समझ लेना कि ये अंतिम हो गया। और ये तो भगवान को बेचते हैं, राम को बेच रहे हैं। तो इसका दिल्ली में इंपैक्ट होगा। जनता चुनाव लड़ेगी और सामने केजरीवाल है। मैं हमेशा कहता हूं कोई इनसे 2 फुट आगे है। और उसने परसों के दिन का रामायण रामलीला का मंचन करके बता दिया कि वो कैसे बोल सकते हैं और कैसे इशू को उठा सकते हैं। और इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड। बिल्कुल। सवाल जवाब, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप सब चला। और लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल गलत क्या बोल रहे हैं, सही तो बोल रहा है। यही केजरीवाल चाहते थे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उन्होंने चौराहे पे ही नचवा दिया। ठीक बात है, ठीक बात है। तो चालें उल्टी भी पड़ सकती हैं। और वाकई दुनिया का इतिहास बताता है कि जब जनता चुनाव लड़ती है, जब जनता अपना फैसला करती है, तो बड़े से बड़े तानाशाह भी कमजोर पड़ जाते हैं। और दरअसल लोकतंत्र नेताओं का नहीं, जनता का सवाल है। आपके लिए, हमारे लिए लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है। नेता तो किसी ना किसी तरह की तानाशाही हमेशा प्रीफर करते हैं, बशर्ते सत्ता उनके पास हो। अगर वो सत्ता में है तो हर नेता चाहता है कि एक लेवल की तानाशाही हो, ताकि वो जो चाहे वो कर सके और अपनी सत्ता को बड़ी कर सके, लंबी कर सके। लेकिन ये जो हरकत है, 1832 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवा देना, केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार कर देना, अब जनता इसको कैसे देखती है? और इसके साथ जो चुनावी बांड का घोटाला सामने आया है, उसको जनता कैसे देखती है? अपना मुद्दा समझती है या नहीं समझती है? या फिर धर्म के नशे में ही जाकर वो सारा कुछ करती है जो पिछली बार हमने देखा है? इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा देश लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ेगा या तानाशाही की तरफ आगे बढ़ेगा। इलेक्शन से जुड़ी खबरें जैसे जैसे आती रहेंगी, उनके एनालिसिस के लिए अशोक जी से हम बात करते रहेंगे। अशोक जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।